अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस कदर से उत्तर प्रदेश में भयानक तबाही मचाई हुई है। तबाही का आलम यह है कि बीमार लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और उस पर भी सबसे गंभीर बात कि ऑक्सीजन का संकट इतने दिन बीत जाने के बाद भी लगातार गहराता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश अभी तक अपना सप्लाई चेन स्टेबल नहीं कर सका है, स्थिर नहीं कर सका है। इसी के कारण गंभीर मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में, वाराणसी जैसे बड़े शहर में, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में, मेरठ में, नोएडा और गाजियाबाद में बेड्स अवेलेबल नहीं है जहां मरीजों को भर्ती कराया जा सके। कहीं कोई ना तो आईसीयू बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर पा जाना तो ईश्वर को प्राप्त कर लेने के समान है और किसी मरीज को किसी अस्पताल में दाखिल कर देना आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी खराब तैयारियों के बीच कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमको घुटनों पर ही नहीं, हमको लिटा दिया है। उत्तर प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ना ठीक से टेस्ट हो पा रहे हैं, ना मरीजों को इलाज मिल रहा है, ना उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और ना उनको सुविधाओं के नाम पर कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था ही ढह गई है। शायद ही कोई ऐसा शहर, शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला, शायद ही ऐसी कोई एरिया बचा हो जहां इस वायरस ने भयानक तरीके से अपने प्रकोप को न दिखाया हो। पहली लहर में यह गांव तक नहीं पहुंचा था यह वायरस। इस बार सबसे खराब स्थिति गांवों की है। गांव में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं। गांव में न तो टेस्ट हो रहा है, इलाज की बात तो बहुत दूर की है। हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में वैसे भी इलाज नहीं है और वहां टेस्ट के नाम पर सिर्फ कुछ एंटीजन टेस्टिंग हुई है। बाकी लोग वहां बुखार से मर रहे हैं, खांसी से मर रहे हैं। हालात गांव में बेहद खराब हैं। लखनऊ जैसे शहरों में तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सिफारिशों के बावजूद बड़े बड़े लोगों को ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड नसीब नहीं हो पा रहा है। इतने दिन हो गए लेकिन उसके बावजूद तैयारियां अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई हैं, स्थिर नहीं हो पाई हैं। ऐसा लगता है कि अनप्रिपेयर्ड और बहुत ही कमजोर तैयारी कर रखी थी सरकार ने, क्योंकि जैसे ही लहर आई सारा ढांचा बिखर गया। भुगत कौन रहा है? आम आदमी भुगत रहा है। भुगत कौन रहा है? मिडिल क्लास भुगत रहा है, मध्यम वर्ग, जिसके पास ना तो अकूत दौलत है, ना उसके पास तगड़ी शोर सिफारिश है, ना वो सुविधाओं को खरीद पाने की स्थिति में है। लिहाजा मर कौन रहा है इस बार इस पैंडेमिक में? दूसरी लहर का सर्वाधिक शिकार अगर कोई है तो मध्यम वर्ग है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, पंचायत चुनाव में लगे उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हैं, आम दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अधिकांश मौतें मध्यम वर्ग के लोगों की हो रही हैं। वो लोग जिनके पास कोई संसाधन नहीं और सरकार ने संसाधन के नाम पर लोगों के साथ क्रूर मजाक किया। इतने बंदिशें, इतनी पाबंदी लगा रखी है कि बीमार व्यक्ति सीधे अस्पताल में भर्ती होने के लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा और आपका मन द्रवित हो उठेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विदेशों में भारत की गुप्तचर संस्था, उसके बेहतरीन जासूस रहे मनोज रंजन, अरसा पहले रिटायर होने के बाद लखनऊ रह रहे थे। कल से वह अस्पताल में भर्ती होने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। मीडिया के अपने दोस्तों को फोन किया, पत्रकारों को फोन किया, पत्रकार लोग लगे उनको भर्ती कराने में। लेकिन एक ड्रैकोनियन ऑर्डर लखनऊ में आज भी जिंदा है कि जब तक सीएमओ का रेफरल लेटर नहीं मिलेगा तब तक मरीज भर्ती नहीं हो पाएगा। हमारे पत्रकार बंधु लगे रहे, आज सुबह 4 बजे तड़के वो हासिल कर पाए रेफरल लेटर और जब तक लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करते पूर्व जासूस मनोज रंजन जी की मृत्यु हो गई। हम किसको सुविधा दे पा रहे हैं? यह तो एक उदाहरण मात्र है,
लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, शमशान घाट पे लाशों की कतार है। जो लोग लखनऊ के निवासी हों, जो लोग कानपुर के निवासी हों, वो जाएं और शमशान स्थल पर देखें, अस्पताल में नहीं। लखनऊ में गोमती नगर का शमशान स्थल बैराज तक पहुंच चुका है। कब्रिस्तानों की हालत पस्त पड़ी हुई है। जेसीबी से खुदाई करके लोगों की लाशों को दफनाया जा रहा है कब्रिस्तानों में। और इस पूर्व जासूस की मौत ने उत्तर प्रदेश के इस ढांचे को फिर से उजागर कर दिया है कि अगर कोई गंभीर मरीज है, कोरोना का पेशेंट है, तो उसे भर्ती की इजाजत लेनी पड़ेगी। यह पत्र और यह तस्वीर इस बात की उदाहरण है, खुला उदाहरण है। आपने वो तस्वीर देखी होगी और आप रोए भी होंगे वो तस्वीर देख के कि आगरा में एक महिला अपने पति को 3 व्हीलर में ले जाकर अस्पताल भर्ती कराने की कोशिश कर रही थी। उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल में जगह नहीं मिली। अपने पति को बचाने के लिए वो महिला अपने मुंह से उसके मुंह में सांस डालने की कोशिश करती रही। मन दुखी और द्रवित हो गया। एक क्षण के लिए तो लगा कि किस दुनिया में हम लोग आ गए हैं, जहां इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई और व्यवस्था खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। वो महिला अपने पति को बचा नहीं पाई, मुंह से सांस देने की कोशिश कर रही थी। आप ये तस्वीर देखिए। अपने पति को जिंदा करने के लिए ये महिला अपने को दांव पे लगा दी। इसको पता है कि इसके बाद इसको कोरोना होगा, लेकिन वो अपने पति को जिंदा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। क्या ये तस्वीर आपकी आंख में आंसू नहीं लाती? क्या ये लाशों को देखकर आप द्रवित नहीं होते हैं? क्या आप व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं? क्या आप स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकते हैं? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आंकड़ों को ठीक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कम मरीज आ रहे हैं, टेस्ट सीमित मात्रा में होंगे, अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे, लाशों को काउंट नहीं किया जाएगा, शमशान स्थल पर पहरा बिठाया जाएगा। तो लाशों का पता कहां चलेगा? क्या ये इंसानों को किसी विपदा से हैंडल करने का ये एक मानवीय तरीका है? क्या ये संवेदनशील तरीका है कि हम अपने ही लोगों को ऑक्सीजन में राशनिंग कर दें? उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन में पड़े हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। उनके परिजन 12-12 घंटे ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर लाइन लगाते हैं, कोविड का प्रमाण पत्र ले जाते हैं और आधार कार्ड लेकर जाते हैं, तब उनको 1 सिलेंडर गैस मिलती है। आप ये व्यवस्था भी नहीं कर पाए 10 दिनों के भीतर कि आप अपने लोगों को ऑक्सीजन तक दे पाएं, और आप व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। अगर यह व्यवस्था ढहना नहीं है बहनों भाइयों, तो किसको ढहना कहते हैं? और उस पर से भी कोड़ में खाज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं हाई कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि वो ध्यान दें कि यह मौत का खेल बंद होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को भी समझना चाहिए कि लोगों की लाश की कीमत पर कोई डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है। कोई भी लोकतंत्र अपने ही लोगों की लाश पर मजबूत नहीं हुआ है। फिर दोहराता हूं, अपने ही लोगों की लाश पर कोई लोकतंत्र आज तक दुनिया में मजबूत नहीं हुआ है। यह बात भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अच्छे से समझ ले। मौत का यह खेल हमारे नागरिकों पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे अधिकारियों पर, हमारे कर्मचारियों पर, हमारे आम लोगों को जीवन पर भारी पड़ रहा है। वो मर रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं। लखनऊ में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनका पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। औरैया से बीजेपी के एमएलए रमेश दिवाकर, उनकी मृत्यु हो गई। उनके गम में उनके पिता की मौत हो गई, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आप कितनी बर्बादी की कहानियां सुनना चाहते हैं? यह प्रदेश एक सिस्टम मांगता है, बीमार होने पर इलाज मांगता है, कोरोना से ग्रसित होने पर टेस्ट मांगता है, और जरूरत पड़ने पर आपसे ऑक्सीजन मांगता है। क्या ऑक्सीजन मांगना इस देश में कोई गुनाह है? 14 महीने से मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको सावधान कर रहा था, सतर्क कर रहा था। 14 महीने में मैंने 100 से अधिक डिबेट की होंगी। हर बार आपको चेतावनी दी, आपको समझाया। दुनिया भर के विशेषज्ञों को मैंने अपने टीवी चैनल पर लाकर आपको इसकी भयावहता के बारे में बताया, स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया
क्या तैयारी करिए, इसके बारे में मैं आपको साल भर से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक एक दर्शक गवाह है कि इन 14 महीनों के भीतर मैंने क्या परिश्रम करके आपको क्या नहीं जानकारी दी। गांव से लेकर लंदन तक की जानकारी आपको उपलब्ध कराई, लखनऊ से लेकर आपको लंदन तक की जानकारी दी, अंबेडकर नगर से लेकर अमेरिका तक की जानकारी आपको दी, इलाहाबाद से लेकर इटली तक की जानकारी आपको दी। दुनिया के हर बड़े विशेषज्ञ को मैंने चैनल पर लाकर बताया कि आप कितनी गंभीर संकट में फंसने जा रहे हैं, तैयारी करिए। आपने नहीं की, आपने हर बात को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। आज हजारों हमारे भाई बहन आपकी इस लापरवाही के कारण मारे जा रहे हैं। मुझसे कहा जाता है आप डर फैलाते हैं। हां, मैं डंके की चोट पर कहता हूं मैं डर फैला रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि डर और मास्क, इससे बड़ी कोरोना में कोई वैक्सीन नहीं है। फिर दोहराता हूं, डर और मास्क, इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। आप डरिए, क्योंकि अंजाम क्या हो रहा है आपके साथियों का, आपके दोस्तों का, आपके परिवार वालों का, आपके रिश्तेदारों का। जाओ और शमशान घाट में देखो। इसलिए कहता हूं कि घर पे रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारे परिवार की फिक्र है, मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि ये कोरोना वायरस डरावना है। हमेशा कहता हूं मास्क पहनो, डबल मास्क पहनो, यही वैक्सीन है। डर और मास्क, जो तुम्हें कहें कि नहीं डरना नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते होंगे, वो तुम्हारा नुकसान चाहते होंगे, जो चाहते हैं कि तुम बाहर निकलो। मत निकलो, यह बहुत कठिन वक्त है। दुनिया के बड़े से बड़ा देश धराशायी हो गए हैं, और मैं शुरू से कहता रहा था तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। इधर क्या था, नजरअंदाज करो, गुमराह करो, गलत बोलो, पैनिक मत फैलाओ, सकारात्मक खबर दो। आज हमारे लोगों की लाशें मिल रही हैं, जिनके घरों की लाशें गिरी हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनसे आप सकारात्मकता की उम्मीद करते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, बिना इलाज के अपने भाई बहनों को मरते तड़पते एक एक सांस के लिए संघर्ष करते देखा है, उनसे आप सकारात्मकता की अपेक्षा करते हैं। यह सिस्टम का ढह जाना नहीं है तो क्या है बहनों भाइयों, कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अपने ही लोगों को तिल तिल कर इस हालत में भेजने को मजबूर हो गया। फिर कह रहा हूं, स्थिति अभी भी संभल सकती है। विशेषज्ञों को बुलाओ, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाओ, ऑक्सीजन के एक्सपर्ट्स को बुलाओ, पैंडेमिक एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनसे बात करो। कोरोना वायरस को विज्ञान हैंडल कर सकता है, कोई आईएएस अफसर नहीं कर सकता, कोई नेता मंत्री नहीं कर सकता। यह विशेषज्ञों के नियंत्रण की चीज है, यह हमें समझना पड़ेगा। आज मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, कुछ बयान सुने आप। ये लेने गैस के लिए खड़े हैं, सुबह 7 बजे से लग रहे हैं। ऐसा कभी 10 बजे कह रहे हैं, कभी 11 बजे कह रहे हैं, अब नु कह रहे हैं जी 1 बजे को कह रहे हैं। अब शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं है, हमारे मरीज तड़प रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक इस्लामाबाद का आदमी था, यहाँ तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, बेचारे का मरीज नहीं अभी मर गया, दम तोड़ दिया उसने। ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी की जा रही है। कल 3 बजे आए थे हम, इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करा हमारे यहाँ पे, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। कह रहे कल मिलेगी, आज मिलेगी, पता ही नहीं कुछ इनका। ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, ये बताइए। उनकी पोजीशन ऐसी है कि सर आने की उम्मीद नहीं लग रही है। बोल रखा है 2-4 लोगों से, बट अभी मुझे नहीं लग रही उम्मीद। गवर्नमेंट से भी बोल रखा है कि डीएम साहब से बोल रखा है, नायब तहसीलदार है उनसे भी बोल रखा है, बट अभी हमें आने की उम्मीद नहीं लग रही है। सीएम ऑफिस से कुछ लोग आए थे, वो भी आश्वासन देके गए कि आपको जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई ऑक्सीजन हमें नहीं मिली है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, साई अनामिका प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, और जिनका हम सबको इंतजार डॉक्टर सूर्यकांत। इनका परिचय बताने की आवश्यकता नहीं, इस समय पूरा प्रदेश और हिंदुस्तान इनको जानता है और इनकी जानकारी को सलाम करता है, और बहुत से लोगों की जान बची इनकी वजह से। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत शुक्रिया, स्वागत आप सभी का। हरीश जी, हालात आज तक स्थिर नहीं कर पाए आप लोग, सामान्य नहीं हो पाए हैं। लखनऊ जैसे शहर में लोगों के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, आपके पास आईसीयू बेड्स नहीं हैं,
लोग आज भी दर बदर भटक रहे हैं, घरों पर मरने के लिए मजबूर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिन हो गए, आपके पास ना तो कोई आपातकालीन प्लान है, ना कोई व्यवस्था की है और ना कोई व्यवस्था करते आप दिख रहे हैं। ब्रजेश जी, कभी कभी ऐसा लगता है, ये बात सही है कि जिन लोगों को आपने जिक्र किया, जो लोग भर्ती नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई, या इस तरह की अपवाद स्वरूप जो कुछ घटनाएं हैं, वो निश्चित रूप से हमारी शर्मिंदगी के कारण है और उन सबको इलाज मिलना चाहिए, सबको बेड मिलना चाहिए अस्पतालों में। ये भी बात पूरी तरह सही है, लेकिन ये भी सही है कि आज ही मैं लखनऊ का आंकड़ा देख रहा था तो 6000 से ज्यादा लोग उपचारित होकर के, स्वस्थ होकर के अपने घरों को गए। तो जहां एक तरफ कठिनाइयां हैं, निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं, जितनी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और इस सेकेंड स्ट्रेन में कुछ चेस्ट इन्फेक्शन लोगों को ज्यादा हो रहा है, जिससे ये ऑक्सीजन की जरूरतें पड़ रही हैं। और इसके अलावा भी एक है कि तमाम लोग, ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो एडवांस में घरों में सिलेंडर ले जाके रख रहे हैं। एडवांस में लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। आज मैं डॉक्टर गुलेरिया जी को भी सुन रहा था, एम्स के जो डायरेक्टर हैं। उस दिन डॉक्टर सूर्यकांत जी ने सिलसिलेवार पूरी बात बताई थी आपके ही चैनल पे, जब डिबेट पे हम लोग थे जी। तो ये कई कारण तो इस तरह से ये नाकामी क्यों हुई कि आप अपने प्रदेश के नागरिकों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, उनको भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप चलिए और देखिए अस्पतालों के बाहर क्या हाल है। निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसको भी नकार देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भी बात उचित नहीं। और लोगों के मन में ये चीजें भय पैदा करती। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कोई भी व्यवस्था हो, अगर अतिरेक इस तरह से अप्रत्याशित रूप से समस्याएं खड़ी होती हैं, तो निश्चित रूप से चाहे जितना व्यवस्था की जाए वो कम पड़ती है। सरकार निरंतर काम कर रही है। अवध शिल्पग्राम में एक 500 बेड का 400 दिन से टीम 11 की बैठक हो रही थी, आपके पास कोई प्लान भी नहीं था कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? नहीं, ये भी नहीं है कि प्लान बी नहीं था। ये अवश्य है कि वो प्लान बी जो भी सरकार ने बनाया होगा, जो भी प्रशासनिक तंत्र ने बनाया होगा, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। जिस तरह की आपदा सामने आई, जिस तरह से संक्रमित लोग सामने आए और जो उसकी गंभीरता सामने आई, आपका क्या मत है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के दूसरी वेव की हैंडलिंग किस प्रकार से सरकार ने की और इस तरह के हालात क्यों उत्पन्न हुए? आपका आकलन क्या है? पहली बात तो कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। केंद्र सरकार ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 6 बनाया था, जिसमें नीति आयोग के अमिताभ कांत जी उसकी चेयरमैनशिप में थे। अप्रैल 2020 और नवंबर 2020 दो बार बार आगाह किया गया उनको कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए नहीं कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बस इसलिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई खाका, कोई रोड मैप नहीं है कि जब आपातकाल आएगा, चुनौती आएगी, तो हम कितनी जल्दी ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद उस ग्रुप की मीटिंग ही नहीं हुई। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने हेल्थ सचिव, स्वास्थ्य सचिव ने यह बात कबूली थी। हमारे पास बस 1700 टैंकर हैं, ये एक आंकड़ा है, क्रायोजेनिक टैंकर। तो इसी से भारत सरकार ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जिसमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन पहुंचा रही है, देखिए जब तक कठिनाई आप समझेंगे नहीं, आप ये कहते रहेंगे कि सरकार प्रबंधन कर रही थी, तो कैसे हम कोरोना की चुनौती का सामना करेंगे? आप कह रहे हैं कि टेस्ट भी हो रहे हैं। केजीएमयू, आज खुद मोहनलालगंज के सांसद ने पत्र लिखा है कि केजीएमयू में एडमिशन नहीं हो रहा है, बेड खाली पड़े हैं। मैडम, आप मुझे बताइए कि सरकार इतने दिनों से तैयारियों को लेकर आखिर कर क्या रही थी? जी, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। सरकार केवल प्रचार पे सरवाइव कर रही थी और कठिनाइयों से मुंह मोड़ रही थी। सरकार सोच रही थी कि खुद ही कोरोना आएगा और खुद उड़ जाएगा, और सारा सरकार तो आज भी कह रही थी बहुत बेड अवेलेबल है, हर तरफ बेड ही बेड है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। जी, पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं दिखता? ब्रिजेश जी, ये आप जानते हैं।
आपके पास इतने फोन आते होंगे, हम लोगों के पास भी कुछ आते हैं, कहाँ बेड अवेलेबल है, कहाँ दवाइयां अवेलेबल हैं। मद्रास हाई कोर्ट का आज इलेक्शन कमीशन पे सख्त टिप्पणी आपने सुनी लिया कि आपदा काल में भी चुनाव कराए जा रहे हैं, किसी की बात सरकार सुनना नहीं चाहती। तो हमें भी बता दें, कोई हेल्पलाइन बता दें, क्योंकि 112 तो उठता नहीं है, वहां से सब लोग रिडायरेक्ट किए जा सकते हैं। और हम लोग जो सोशल मीडिया पे बार बार बेड, ऑक्सीजन, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, अनामिका जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की कमेटी बना रहे हैं प्रवक्ता सरकार द्वारा। जी अनामिका जी, कैसे हालात हैं और कोरोना वायरस को लेकर हमारी हैंडलिंग किस प्रकार से है, और देश में इस तरह से चिकित्सा के मामले में इमरजेंसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? क्या हम तैयार नहीं थे? देखिए, यदि मैं सरकार की तैयारियों की बात करूं, मैं दिल्ली में बैठी हूं, दिल्ली सरकार की बात करूं या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करूं, तो इनकी जो है यदि मैं आंकड़ों पे जाती हूं, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पे मैं आऊंगी ब्रजेश जी। आंकड़े कहते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 17,103 अस्पताल उत्तर प्रदेश में हैं, 28,1402 बेड्स, 14,070 आईसीयू और 7,035 वेंटिलेटर के साथ यूपी में अव्वल नंबर पे है। यदि हम हॉस्पिटल की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो, पर यूपी में उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज कोरोना से 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो सरकार जो है पूरी तरीके से, सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार दिल्ली की हो, पूरी तरीके से विफल हो गई है। यदि हम 2020-21 से पहले की बात करें तो अभी, जबकि पूरा देश पिछले साल कोरोना महामारी से किस तरीके से लोग भयभीत थे, कितनी मौतें हुई पिछले साल, फिर भी ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति आ गई कि 90,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इन्हें निर्यात करना पड़ा। और जब मौजूदा हालात को देखते हुए आनन फानन में अभी 50,000 मैट्रिक टन आयात का ठेका केंद्र सरकार ने जारी किया है, वो भी दुगने दामों पर। क्या हम दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों अनप्रिपेयर्ड? जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि इन्होंने जनता को मौत के हवाले छोड़ दिया, इन्होंने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सूर्यकांत, धन्यवाद। मुझे बहुत ही शर्म हो रही है। आज के हालात में राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल ही अपील भी अच्छी बात है कि इस वक्त राजनीति न की जाए, लेकिन हमारी जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार धन्यवाद ब्रिजेश जी, हृदय मन द्रवित हो उठता है। यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें तो लोग सांसों के लिए ऐसे राम राज्य की कल्पना नहीं की थी इस हिंदुस्तान ने। जी धन्यवाद। मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है ब्रिजेश जी। नहीं, मैं आपकी पीड़ा से अपने को संबद्ध करता हूं और मैं उस पीड़ा का एहसास स्वयं भी कर रहा हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, ये कैसा राम राज्य है जहां पे देश की जनता चंद सांसों के लिए मोहताज हो चुकी है? यही मेक इन इंडिया का सपना देखा था मोदी जी ने या देशवासियों को दिखाया था? प्लीज कोऑपरेट। धन्यवाद। आज मैं किसी पार्टी की नुमाइंदा बनके नहीं, एक आम नागरिक, आम जनता बनके मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ। जी धन्यवाद। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूँ आपके पास। डॉक्टर सूर्यकांत जी बहुत शुक्रिया। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन कर रहे थे कि सुबह से किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, किन समस्याओं के वाले पेशेंट्स अधिक हैं। तो हमने ये पाया कि इस समय ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से घटने वाले पेशेंट्स अचानक से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, जिनका आपके मुताबिक 90 से नीचे आ रहा है, 80 to 90 के बीच रह रहा है। इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, और चूंकि आपकी बात बहुत लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो अब एक तो ये बताइए कि बहुत से लोगों का 90 से नीचे आ रहा है और वो गंभीर हैं और अस्पतालों में जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? बहुत ही विचलित हैं लोग, आपको सुनना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और भारत समाचार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मेरे जो ज्ञान, कौशल और अनुभव की सीमा थी वो एक संस्थान था, चिकित्सा संस्थान, जिसमें मैं कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स को ज्ञान देता हूं, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो एमडी कर रहे हैं उनको ज्ञान देता हूं, या पैरामेडिकल स्टाफ या
कुछ मेरे छोटे मोटे प्रयास हैं जिसकी वजह से उनके अटेंडेंट्स और उनके परिजनों को देता हूं। लेकिन पहली बार आपके इस माध्यम से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इस पूरे प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और मुझे इस बात का ये हमेशा मैं कहूँगा, मैं तो ऋणी रहूँगा इस बात का कि इस प्लेटफॉर्म के नाते मैं इस प्रदेश में जन्मा हूँ, इस प्रदेश में नौकरी करता हूँ और अपने मरीजों से सीधे इन मरीजों से सीधे संवाद कर पा रहा हूँ। इनके परिजनों को मैं कुछ ना कुछ हर डिबेट पे कुछ ना कुछ दे पा रहा हूँ। आज क्या बताना चाहते हैं? आज मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप ये जानिए कि अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है, बहुत गंभीरता से सुने सब लोग, और उतने ही अच्छे मेरे स्टूडेंट बन जाइए जितने ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी को मैं एक बार बता देता हूं, ये रट लेते हैं। मैं तो आपका असिस्टेंट बनने को तैयार हूं। जी जी नहीं, आप ऑलरेडी असिस्टेंट, क्या मेरे छोटे भाई हैं लेकिन असिस्टेंट हैं, चलिए आप जो स्वीकार करें। उतनी गंभीरता से सब लोग सुने कि देखिए, एक घर में अगर पॉजिटिव हो गया है तो बिना किसी जांच के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से, आप मान लीजिए कि अगर आपके घर में 7 परिवार के सदस्य हैं तो आप उसी दिन से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आप उसी दिन ये मान लीजिए कि सब पॉजिटिव है। मैं होशो हवास में और पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि उसी दिन से अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज कि आप नहीं इन्फेक्टेड हैं, आप मान लीजिए कि आप सब लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रह जाएंगे, कुछ लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं पॉजिटिव आएगा, उनके एक्सरे या सीटी स्कैन में आएंगे, कुछ लोगों के ऑक्सीजन गिरेंगे, कुछ लोगों के ऑक्सीजन मेंटेन रहेंगे। लेकिन चूंकि सबकी जांच नहीं हुई है तो यह प्रश्न अधूरा रह जाएगा कि इनमें से कितने, आप सब मान लीजिए पॉजिटिव हैं। तो अब एक पॉजिटिव है और बाकी कैसे बचें कि उनको ऑक्सीजन ना गिरे या ऑक्सीजन की डिमांड की नौबत ना आए। तो सबसे पहला तो सूत्र है कि पॉजिटिव मरीज का आप इलाज करेंगे, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, 94 से ऊपर है ऑक्सीजन तो, और 90-94 के बीच में है तो। दोनों प्रोटोकॉल भारत समाचार की वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, बाकी लोगों के बचाव के लिए आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम पहले दिन और 7वें दिन सबको खिला दीजिए, कर्मचारियों को भी, जो घर में मेड खाना बना रही है उसको भी। अरे किसी को खांसी, खुल्ला, बुखार आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आप सबको ये आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस दे दीजिए। और अगर आप पहले से भाप नहीं ले रहे थे तो सुबह शाम भाप लेना शुरू कर दीजिए। केवल 2 चीजें आपको ऑक्सीजन से बचाएंगी, एक आइवरमेक्टिन और एक स्टीम इनहेलेशन। यही आपके मरीज के लिए है और यही आगे आने वाले जो और संभावित मरीज हैं आपके परिवार के अंदर उनके लिए भी। तो ये हो गई आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस सबके बचाव के लिए। मतलब टेस्ट का वेट नहीं करना और ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है। देखिए, कोरोना से ज्यादा नुकसान हमारा प्रोटोकॉल से हो चुका है। कृपया ये प्रोटोकॉल तोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गवर्नमेंट कम होनी चाहिए और गवर्नेंस ज्यादा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भाई प्रोटोकॉल कम करिए। हर 1 महीने 2 हफ्ते पे या 1 हफ्ते पे प्रोटोकॉल आप बदलते रहेंगे, डॉक्टर कंफ्यूज, जनता कंफ्यूज, सब कंफ्यूज। सब प्रोटोकॉल तोड़िए। एक सार्वजनिक बात, छोटी छोटी एक लाइन की बात। मैं देखता हूं प्रोटोकॉल पढ़ता हूं इतना लंबा, 10 पेज का, 12 पेज का, 20 पेज का, कभी आईसीएमआर से आ रहा, कभी WHO से आ रहा, कभी इससे आ रहा, कभी उससे आ रहा। डॉक्टर भी परेशान और जनता भी परेशान। तो भाई ये समय आ गया है जब प्रोटोकॉल की सीमाएं, बंधन तोड़ दीजिए। टूट गया, ठीक है। आप जान के चलिए कि आपके घर में जो बाहर 8-10 घंटे लेकर अपने घर में घुसा है, वो मान लीजिए कि कोरोना लेकर आया है। और पिछली बार मैंने जैसे कहा था कि एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और इंटरनल सैनिटाइजेशन, आते ही बाथरूम में जाएगा, अपने साबुन पानी से नहाएगा, कपड़े गर्म पानी में डाल देगा, उनको बाद में धुल लेगा जिस भी सिस्टम से धोएगा, और आते ही बाहर स्टीम ले लेगा। नहाने से हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और भाप लेने से हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। अब आप कोरोना मुक्त हो गए। ठीक। एक मैंने बताया कि पूरे परिवार को कैसे बचाएं। अब अगला प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन पर मरीज ना जाने पाए, उसके लिए मैं पिछली बार कुछ चीजें बताई थी कि शुरू से ही, एक तो पेट के बल, अब मुझे अच्छी तरह से हो गया, प्रॉन नहीं बोलूंगा, पेट के बल लिटा दीजिए। जैसा गांव के दर्शक बहुत है ना, बेचारे जानते नहीं। बहुत हैं और इस समय अब धीरे धीरे गांव में कोरोना प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए गांव के लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने कि पेट के बल लेते रहिए कि जो पहले ही ऑक्सीजन आप बढ़ाते रहें, गिरने की जो स्पीड है वो कम होती रहे। दूसरी बात ये जान लीजिए कि मान लीजिए 90 की ऑक्सीजन चली गई नीचे और आपको जाना ही पड़ा ऑक्सीजन अस्पताल और इन सब के, तो अस्पताल में जाते ही रोगी को कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं। अस्पताल के आभूषण मैं कहता हूं, अस्पताल के आभूषण मतलब यहां नाक में ऑक्सीजन लग गई,
फिर एक राइस ट्यूब पड़ गई, अगर आपको दिक्कत है तो एक कैथेटर पड़ गया, यहाँ आपको इंजेक्शन वाली वेंफ्लॉन पड़ गया। तो ये मैं कहता हूँ अस्पताल के आभूषण, तो आपको जब पहुँचते ही अस्पताल के आभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा। और फिर आपके अंदर होगी घबराहट, भगवान हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमें यहाँ आना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। और जितनी आपको घबराहट होगी अस्पताल में भर्ती होने से पहले और घर में रहने के पहले, जितने आप घबराएंगे, जितना आप डरिए, लेकिन घबराइए मत। डरना बहुत जरूरी है, जो डरेगा वो बचेगा। इसकी बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो डरेगा वो बचेगा। थोड़ा डर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो घबराएगा उसका ऑक्सीजन नीचे जाएगा। तो घबराइए मत, डरिए, लेकिन मुकाबला करिए। चुनौती किसके जीवन में नहीं आती, कब नहीं आती? अरे आप जब से पैदा हुए हैं आपको घुटने चलने के लिए चुनौती सबसे पहले मिली, आपको पैदल खड़े होने की चुनौती पहले मिली, फिर चलने की चुनौती पहले मिली, फिर खाना खाने की चुनौती मिली, फिर पढ़ने की चुनौती मिली, फिर बस्ता लाटने की चुनौती, फिर नौकरी ढूंढने की। किसकी चुनौती नहीं मिली? आप चुनौतियों से ही झेल रहे हैं। ये जीवन दूसरा नाम ही चुनौतियों का है। इससे भी मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। घबराएंगे तो ऑक्सीजन और नीचे जाएगी। और मजबूती से लड़ेंगे सब लोग के साथ, कि नहीं हम हैं, डॉक्टर सूर्यकांत की सलाह है और हम मजबूती से लड़ेंगे और ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पक्का मानिए कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और, मान लीजिए ऑक्सीजन लगी गई, अब मरीज क्या है, वो एप्रीहेंशन में, और रेगुलेटर भैया फुल खोलो, 99 ले जाओ, 100 ले जाओ। भैया ऐसा मत करो। अगर आपने अपने मरीज की ऑक्सीजन 97, 98, 99, 100 रखी, तो आप सोचिए कि जो बॉडी का सिस्टम है, जो आपके खुद के लिए ऑक्सीजन मेंटेन करने का काम है, ज्यादा ऑक्सीजन वो सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो मैजिक फिगर 90 याद रखिए, और दूसरा 94 मैंने बताया, 94 से थोड़ा ऊपर, बस 95-96 रखिए, इससे जाने। मैंने देखा कई लोग हैं, मैं उनसे रोज कह रहा हूं भैया तुम्हारी 97 आ गई, 98 आ गई, भैया अब आपकी जान बच गई, अब दूसरे को मौका दीजिए। छोड़ने को तैयार नहीं, बेड छोड़ने को तैयार नहीं। अब भाई हम डॉक्टर हैं, कोई हम मतलब हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं कि हम धक्का मार के आपको बाहर निकाल दें। हम आपसे विनय प्रार्थना ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मतलब आपका यह मानना है कि अधिक ऑक्सीजन भी बॉडी में ठीक नहीं है? बहुत खतरनाक है। अगर आपने अपने मरीज का रेगुलेटर घुमा घुमा के घर के अंदर, चाहे अस्पताल के अंदर 99-100 पे ऑक्सीजन रखी, तो बहुत खतरनाक है। एक तो ये जो बॉडी का अपना सिस्टम है, इसको धीरे धीरे डेवलप होने दीजिए। थोड़ा मौका 3-4% का इसको भी तो दीजिए। आप सब बाहर से ही सपोर्ट पूरा दे देंगे तो अपना बॉडी भूल जाएगी कि जैसे अच्छा, अगर उसके बावजूद नीचे आ रही हो दिन, जो आज बड़े केसेस आए हैं जी, देखिए उसके बाद आ रही है, तो हम लोग फ्लो बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं। जैसे पहले पहले घर पे आदमी 5 पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर रखता है, 10 पे गया, 12 पे गया, 16 पे गया, 18 गया। तो उसके बाद हमारे हाई फ्लो नेजल कैनुला होते हैं, जिनके हम माध्यम से हम 20, 30, 40, 50, 60 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन का फ्लो देते हैं। और एक और चीज बीच में रह गई, अब जैसे ही मरीज भर्ती होता है वो पढ़ के आते हैं, वो गूगल। अब भाई गूगल ज्ञान लेके अस्पताल में मत जाइए, डॉक्टर को इलाज करने दीजिए। थोड़ी तो श्रद्धा रखिए, थोड़ा तो उसका सम्मान रखिए, उसकी डिग्री का सम्मान रखिए, उसके ओहदे का सम्मान रखिए। डॉक्टर साहब वो रेमडेसिविर लगा दीजिए, डॉक्टर साहब वो क्लेक्सेन लगा दीजिए। और डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत से सवाल लाइव आ रहे हैं कि रेमडेसिविर कब लगाना चाहिए। देखिए रेमडेसिविर का पहले तो जान लीजिए, डॉक्टर सूर्यकांत और रेमडेसिविर की ऐसे है, मतलब बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए डॉक्टर सूर्यकांत और रेमडेसिविर की बिल्कुल नहीं पड़ती है। मैं बिल्कुल खिलाफ। आप रिकमेंड नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है जब 90 से नीचे जा रही हो और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो। 90 से नीचे जा रही हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो, और वेंटिलेटर के पहले। वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा केसेस हैं जिनको रेमडेसिविर से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे, लिवर को वो नुकसान करे, किडनी को वो नुकसान करे, और आपकी जेब को वो नुकसान करे। 5,000 रुपए का इंजेक्शन आता है, 6 इंजेक्शन लगते हैं, 30,000 का तो चूना असली में लग गया, और फिर काला बाजारी से खरीदा तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कहां जाके मीटर रुकेगा, वी डोंट नो। तो इसलिए रेमडेसिविर के जो दीवाने हैं, कई लोग तो अपना वो जेब में लेके आते हैं, सर मैं 6 वायल लेके आया हूं, जल्दी से लगवा दीजिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अक्सर पहले जब 2020 में रेमडेसिविर आया तो मैंने इसका एक देसी नाम किया, हमारे रेजिडेंट याद नहीं, सर वो क्या, वो रैम वाला। तो हमने कहा यार ऐसे याद रखो, रैम मत करो, RAM, राम भी होता है। हाँ, राम को जानते हो? हाँ, राम। और राम कौन से, देसी थे विदेशी थे? देसी थे। तो राम देसी वीर, कौन थे? वीर थे कि नहीं, धनुष बाण लेके रहते हैं। तो मैंने लड़कों को अपने याद दिलवाया इस तरह से नाम, मैंने कहा याद रखो राम देसी वीर। हालांकि वो देसी नहीं है, वीर नहीं है, और ना राम है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। लेकिन मैंने जब शुरू में सिस्टर को इन सबको रटवाया तो मेरे दिमाग में आया, इनको कैसे रटवाएं? अंग्रेजी भाषा एक तो इतनी क्लिष्ट है, हमारी मातृभाषा नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है।
तो मैंने कहा भैया रेमडेसिविर को ऐसे बोलिए आप रामदेसिविर। तो अगर मान लीजिए कि 85 से नीचे भी आ रही हो जी, तो लोगों को अस्पताल न मिल रहा हो, बेड न मिल रही हो, जी, तो वो क्या करें, अपनी जान कैसे बचाएं? देखिए ऐसा है कि अगर हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक सांस के रोगी हैं, और मैं आपको बताऊं कि वो 70-75 पे भी अपना घर सब काम निपटाते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि एकदम फॉल करती है तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है, उनकी क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर कहीं मिल जाए तो उस पर घर पे ही इस्तेमाल करें। मैं इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बेहतर विकल्प मानता हूं। आज मैंने 1 बजे उत्तर प्रदेश देश की जितनी कंपनियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाती हैं सबको फोन किया, सबको कॉल किया, उनसे कहा कि भाई आप ये बताइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, मैं दर्शकों को बता दूं। सिलेंडर आप लेते हैं, खाली हो जाएगा, रिफिल कराना पड़ा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक छोटी सी मशीन होती है, एक ऐसा वो होता है, डिब्बा सा होता है, और उसमें एक प्लग आप ऑक्सीजन पे लगा दीजिए और ऐसे ऊपर से ऑन करिए और यहां से नॉब घुमाइए, ऑक्सीजन चालू। ये वातावरण की ऑक्सीजन को, वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं, ये 100% ऑक्सीजन नहीं होती है। इसको वो कंसंट्रेट करके वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए नाम है उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यानी कि वो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है वातावरण। तो एक बार आपने ले लिया, जिंदगी भर आपके किसी भी कोरोना रोना होना बोना जो भी आएंगे आगे, उन सबके लिए आपके परिवार में एक गारंटी होगी। मतलब लेके रख लीजिए, आप चाहते ही खरीद लीजिए। जैसे आपने पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने लगे, जैसे फ्रिज और टीवी है तो उस तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जैसे एक टेलीविजन फ्रिज रखते हैं वैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रख लीजिए। अब तो सबने कहा है कि 3 मई तक वो कुछ ना कुछ लखनऊ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूर उपलब्ध कराएंगे। अभी देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पहले लोग आते थे, सर कोई मरीज हो तो उसको दे दीजिए, हम लोग किराए पे भी देते हैं, तो जनरली 300 रुपए पर डे किराए पे मिलते थे। अभी मालूम है आपको 3000 रुपए पर डे किराया चल रहा है, 3000 रुपए पर डे, और उसके बावजूद भी किराए पे मौजूद नहीं है। तो 3 मई के बाद थोड़ी स्थिति बिगड़ने वाली है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इसका थोड़ा और इंपोर्ट कराइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, जैसे भी हो, ये हमें एक लॉन्ग टर्म बहुत अब अच्छा अगर दे सकता है। 85% पे किसी के ऑक्सीजन लेवल है डॉक्टर साहब, तो स्थिर कैसे रहे वो? देखिए स्थिर ऐसा रहे कि एक तो मैंने स्टेरॉइड बताया था, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोन, और जैसे मैंने कहा कि अगर 60 किलो से वजन का है तो थोड़ी उसको हाई डोज दे देंगे, और 60 किलो से कम है तो लो डोज में दे देंगे। और दूसरा मैंने कहा कि पेट के बल लेट जाएंगे। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के गिरने के रेट को कम करते हैं, रादर इसको बढ़ाते नहीं, हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि देखो अस्पताल में जगह सबको तो जी, नसीब नहीं है, जी। तो घर पे रह के हम घर पे कैसे भी उपचार घबराने की करें? जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे वो आप मरीज उसका हैं। तरीका बताओ कि घर पे रह के 80-85 पे हम कैसे मैनेज करें अपना। 85 पे भी लोगों को हमने देखा है कि 11% बढ़ गई, इन्हीं सब 2 कारणों से, एक पेट के बल लिटाने से और दूसरा स्टेरॉइड के इस्तेमाल से। अब स्टेरॉइड का और जल्दी अगर अच्छे इस्तेमाल चाहते हैं तो एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शंस भी आते हैं। तो अगर आपको ऐसा सुविधा है कि बगल में कोई कंपाउंडर वगैरह रहते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर इमरजेंसी हो गई है, एकदम फॉल करके 80-85 पहुंच गई है, तो 1000 एकदम एक बड़ा सा स्पाइक देता है, 1000 मिलीग्राम का इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का स्टेट लगवा दीजिए, और उसके बाद 125 मिलीग्राम का सुबह दोपहर शाम लगवा दीजिए। ये एक और बड़ा बूस्टअप है जो तुरंत 80 से आपको 90 की तरफ ले जाएगा। एक बार फिर रिपीट करिए। एक हमने कहा कि एक बूस्टर इंजेक्शन है, उसके बाद मेंटेनेंस डोज है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है 1000 यानी 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम नहीं 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम का स्टेट लगवा दीजिए, और उसके बाद 125 मिलीग्राम का सुबह दोपहर शाम लगवा दीजिए। ये आपके ऑक्सीजन को 80 से 90 की तरफ लाएगा। और उसके साथ साथ 24 घंटे में आप 16 घंटे तक मरीज को पेट के बल लिटा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जितना कंफर्टेबल। उसको डिस्कम्फर्ट मत करिए। देखिए किसी भी पोजीशन में आपको डिस्कम्फर्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं। एक आध तकिया जहां वो चाहता है वहां लगा दीजिए, कोई मोटा होगा कोई पतला होगा अपने सुविधा अनुसार, ताकि फेफड़ों पे दबाव पड़े। बस खाली ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाइए। और खाने से मुझे याद आया कि हर कोई कहता है बड़ा पौष्टिक भोजन दीजिए, फल दीजिए, ये सब दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं जब मरीज को बुखार होता है और जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उसके दिमाग में झां कर रही होती है, तो कहने में बहुत आसान है कि दलिया खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, और केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि उसकी मन स्थिति क्या है। और मन स्थिति ये होती है, मेरा ये मानना है कि जब रोगी कम खा रहा हो, उसकी भूख मर गई हो, तो पौष्टिकता और परहेज, ये 2 चीजें भूल जाइए। आप डॉक्टर हो कि ये सब कह रहे हो? नहीं जी, मैं कह रहा हूं, मेरी सुनिए, मैं अगला स्टेप क्या कह रहा हूं। अगर शाम की चाय के साथ उसका समोसा खाने का मन है तो भैया ये खिला दीजिए।
सुबह आलू का पराठे खाने का मन है तो चाय के साथ दे दीजिए, कचौड़ी उसको खाने का मन है तो दे दीजिए, राधे लाल की जलेबी खाने, मतलब किसी लाल की भी जलेबी हो सकती है, जलेबी खाने, कुरकुरी जलेबी जो होती है ना वो डार्क ब्राउन वाली, वो अगर खाने का मन है पतली वाली तो दे दीजिए। भाई कुछ तो उसको सुख दीजिए, खाने में ही दे दीजिए, ऑक्सीजन में नहीं दे पा रहे हैं। इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, अरे आप भाई एक जलेबी खाने में क्या नुकसान हो जाएगा? आप देखिए डायबिटिक वाले भी कह देते हैं भाई आज खा लें तो आधी गोली आज रात को ज्यादा खा लेंगे, तो वो तक खा लेते हैं। तो हमारे कोरोना के मतलब परहेज और रेज गया तेल लेने, ये नहीं। अरे भाई मैंने कहा कि कुछ तो पूछ लीजिए कभी उसको कि उसकी इच्छा क्या है। ओके। अरे आपको ब्रजेश जी आप ही को आ जाए, सुबह आपकी मैडम कहें कि लो नहीं, डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा दलिया बड़ा पौष्टिक होता है, रोज सुबह दलिया, तीसरे दिन ऐसे उठाएंगे और कहेंगे मैडम लो आप ही खाओ, हम नहीं खाएंगे, हम ही कह देंगे क्यों खाएं भाई हम क्या वो है, हम क्या कोई वो है गए गुजरे भाई। अच्छा, आज कुछ और लोगों ने मुझे टेलीफोन किए जिनके पेशेंट्स एडमिट हैं, वो काफी परेशान और विचलित होते हैं। जी। उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पेशेंट्स ऑलरेडी आपने किसी तरह चलिए एडमिट कर लिया जी। और किसी तरह उनको किसी अस्पताल में जुगाड़ सिफारिश सोर्स पैसे से मिल गई जगह, वो बड़े विचलित होते हैं लोग। देखिए अस्पताल के लिए मेरे 3 मंत्र हैं, कोई भी अस्पताल हो, यहाँ पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, मेरे 3 मंत्र हैं अस्पताल के, वो हैं सफाई, दवाई और सुनवाई। सफाई, दवाई और सुनवाई। अब सफाई सब लोग समझते हैं, दवाई सब लोग समझते हैं, ये सुनवाई क्या है मैं आपको बता देता हूं जी। सुनवाई ये है कि अक्सर मरीज जब भर्ती होता है उसका पहला जो आता है, जो ब्रजेश जी जैसे भर्ती कराएंगे तो फोन आएगा डॉक्टर साहब अब वो ब्रजेश जी भर्ती तो करवा दिया लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है, डॉक्टर भी ओवरबर्डन्ड हैं, ओवरलोडेड है। अब वो आए आपके साथ ड्रिप लगाई और कौन सा इंजेक्शन लगा गए, भाई आपको क्या पता चला? मेरे एक दोस्त ने संदेश भेजा है कि आप रॉक स्टार हैं। कंटिन्यू। नहीं। तो ये मेरा मूल मंत्र है, जितने लोग अस्पताल चलाते हैं, जितने चिकित्सक हैं, याद रखें अगर 3 चीजें, सफाई, दवाई और सुनवाई, सफाई, दवाई और सुनवाई, अगर 3 चीजें आपने स्थापित कर दी किसी भी अस्पताल में तो आप डॉक्टर सूर्यकांत क्या आप रॉक महारॉक स्टार हो जाएंगे। ओके। तो इन 3 चीज को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन हाँ उन अटेंडेंट से मेरा कृपया डॉक्टरों के इलाज में हस्तक्षेप ना करें। और अच्छा, कुछ लोग जबरन रेमडेसिविर लगवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना इंजेक्शन लेके आते हैं थैली में, डॉक्टर साहब मैं 6 के 6 ले आया, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, जबकि लगाने तो मैं तो उनसे फाइल पे लिखवा लेता हूँ कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी, मुझे इसके सब पहलू बता दिए गए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लिखवा रहा हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, जो केस शीट में लिखने को तैयार है वो। अच्छा, जब इतना पता है तो ये बताओ आप कि समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए? कम से कम जो गंभीर मरीज है उनको भर्ती कहाँ किया जाए, क्या इंतजाम सरकार कर सकती है? आप तो एक्सपर्ट व्यक्ति हो, थोड़ा मशवरा दो कि क्या करें ताकि हम ढेर सारे लोगों को ट्रीट कर पाएं जो गंभीर हैं। देखिए मैं अभी हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैं सहमत हूँ कि धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, ऑक्सीजन की स्थिति थोड़ी इंप्रूव कर रही है, जो अभी 4-5 दिन पहले हालत थी वो नहीं है। ऑक्सीजन की स्थिति तो देखिए इंप्रूव कर, देखिए ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है। हमने देखिए पहले आपको आपके मरीजों का 94 के बाद चिंता करिए, फिर मैंने दिमाग लगाया और नीचे कैसे ले जाएं 90 तक, आज मैंने 85 तक दिमाग लगा दिया कि भाई चलो आज इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम का शॉट लगा के और 125 मिलीग्राम 3 बार लगा के वो भी मैंने फार्मूला दे दिया। एक और मेरा निवेदन है कि 10-12 शहर ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ज्यादा है, छोटे में भी हो सकती है। मेरा उन चिकित्सक भाइयों से अनुरोध है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ मेरा कुछ अनुभव है, मेरा कुछ दिमाग बराबर इस पर सोते जागते काम करता रहता है, तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं मैंने, आइवरमेक्टिन जैसे और भी बहुत सारे। तो क्या यह संभव है कि अगर आपके शहर में आपको समस्या है तो शहर आपका, अस्पताल आपका, डॉक्टर आपका, ऑक्सीजन आपके शहर की, लेकिन इलाज डॉक्टर सूर्यकांत का। आप लखनऊ मत भागिए, लखनऊ के अस्पतालों को कंजेशन मत कीजिए। आप इतनी दूरी चल के आएंगे, क्यों आएंगे? अस्पताल जो अब जैसे 750 बेड हैं हमारे यहाँ इस समय केजीएमसी में, जो धीरे धीरे बढ़ के 100 से शुरुआत हुई थी, वो बढ़ के 750 पहुँच गए। अब 750 के अस्पताल में क्या सोचते हैं, आपके घर में तो एक पॉजिटिव है, उसके अंदर कुछ कोरोना होंगे। अरे भाई आप तो स्विमिंग पूल में नहाना नहीं आता, तैरना नहीं आता, सीधे समुद्र में छलांग लगा रहे हैं। आप सोचिए उस वार्ड की कंडीशन क्या होगी जिसमें 40 मरीज कोरोना के पॉजिटिव हैं। अरे भाई वो तो पूरा वार्ड ही कोरोना का समुद्र है। ऐसी जगह जितना हो सके, ये दुधारी तलवार है। आप जाएंगे अस्पताल, जरूर ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन ये दुधारू तलवार है, वहां कोरोना भी आपकी हर सांस के साथ अंदर जाएगा। अगर ऑक्सीजन जा रही है आपकी सांस के अंदर तो अस्पताल के अंदर कोरोना भी जाएगा। तो बचिए,
अर्ली डायग्नोसिस करिए, अर्ली ट्रीटमेंट करिए और अस्पताल जाने से बचिए। मैं एकदम उल्टी बात कह रहा हूं। जैसे ही लोगों का 97 होता नहीं, मैं क्या बताऊं, इतने फोन आते हैं और मैं उनकी बात बीच में काट देता हूं। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर सूर्यकांत बहुत एरोगेंट हैं, सुनते नहीं हैं। हालांकि मैं सुनवाई में विश्वास रखता हूं। मैं पूछता हूं ये सब छोड़ो, ऑक्सीजन कितनी है, मैं पूरी एकदम बात काट देता हूं। कई आज इस समय किसी को चेक करना हो तो पहले ऑक्सीजन पूछिए। पहले ऑक्सीजन पूछिए। ओके। अगर ऑक्सीजन 90 से ऊपर है तो भाई अस्पताल आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप क्यों डॉक्टर सूर्यकांत को फोन कर रहे हैं या किसी भी डॉक्टर को? अस्पताल कब ढूंढे ये बताओ आप जी। अस्पताल किस स्थिति में ढूंढे? अस्पताल उस स्थिति में ढूंढे जब 85+ बहुत रैपिड डिक्लाइन हो रहा हो फॉल। मतलब अभी ली आपने 90, अभी ली आपने 94, आधा घंटे बाद 90 और फिर उसके आधा घंटे बाद 85, मतलब इसका रैपिड फॉल हो रहा है। तो ये प्रिडिक्शन है कि भाई ये अस्पताल में भी जाएगा तभी इंप्रूव हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए 2-2, 3-3 घंटे बाद एक गिर रही है तो अभी बढ़ रही है, घट रही है। अब मौका है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। धीरे गिर रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। वो ये ना, गाड़ी थोड़ी बहुत खराब है, धक्का लगाइए स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तो मैजिक नंबर 94 जी, और दूसरा मैजिक नंबर 90 और 85 तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 85 तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंपाउंडर मिल गया है, अगर कंपाउंडर मिल गया है आपको तो 85 तक भी आप मैनेज कर ले जाएंगे। उससे कहो भैया आपके पास मैं मिथाइल पेंडिसोलोन मंगवा देता हूं 1 ग्राम वाला, आप ठोंक दीजिए, लगा दीजिए। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट राउंड में फिर आपके पास और जानकारी लेते हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत की दी गई एडवाइस आपको, आपकी सरकार को हो सकता है ठीक लगी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने बड़े पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए आप विशेषज्ञों से बात क्यों नहीं करते हैं, एक्सपर्ट से बात क्यों नहीं करते हैं, वैज्ञानिकों को क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों सब आपने नौकरशाहों के हवाले कर रखा है, जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की ये हालत हो गई है कि हमारे गरीब भाई बहन तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए मर रहे हैं। कोरोना वायरस को विज्ञान हैंडल कर सकता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं। आप ये बात क्यों नहीं समझना चाहते? जी, ऐसा भले आपको लगता होगा कि सरकार विशेषज्ञों की राय नहीं ले रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले वर्ष भी जब पहली बार ये पेंडेमिक आया था, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी। पीजीआई के डायरेक्टर थे, उसमें केजीएमओ के वीसी थे, लोहिया के डायरेक्टर थे। इस तरह से 5 विशेषज्ञों की उन्होंने टीम बनाई थी और वो उनको एडवाइज करती थी। तो इसका मतलब ये टीम विफल थी, जिसने ये नहीं बताया कि दूसरी वेव कितनी खतरनाक है? इसका मतलब कि ये काबिल विशेषज्ञ नहीं है? नहीं विजय जी, अब ये सर्टिफिकेट मैं नहीं जारी कर सकता। नहीं, मैं तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि जो मैं तबाही देख रहा हूँ मैं तो कह सकता हूँ। नहीं, आप कह सकते होंगे, वो अलग की बात है। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि कभी विशेषज्ञों के साथ कोई बैठक, सीरियस मीटिंग भी सरकार ने की हो कभी। नहीं, सीरियस मीडिया मीटिंग, माध्यमों, मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए। जो मीडिया माध्यमों में आया था मैंने आपको बताया। मैं सरकार का अंदरूनी पार्ट नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि क्या कौन सलाह दे रहा है। लेकिन ऐसा, हरीश जी, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे सवाल होंगे और आपको उसको जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जो बात सही है मैं वही कहूंगा। जितनी जानकारी मेरी होगी उतनी ही मैं बताऊंगा। तो जो बात मीडिया माध्यमों में आई थी वो मैंने आपको बताया। और डॉक्टर सूर्यकांत जी विशेषज्ञ हैं और आपकी इस डिस्कशन के पार्ट है। निश्चित रूप से उनको भी जानकारी होगी कि इतनी बड़ी समस्या में सरकार भी, जो चिकित्सा विज्ञानी है, जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी मशवरा निश्चित रूप से करती ही होगी। वो हो सकता है कि वो मीडिया माध्यमों में ना आता हो। सर 14 महीने में 400 दिन बैठक करके भी जो बात आप नहीं समझ पाए, वो दुनिया का हर देश समझ गया था। यूरोप में क्या चल रहा था लहर 2 और लहर 3 में, सब देख रहे थे। अमेरिका में क्या हो रहा था, सब कोई देख रहा था। आप नहीं समझना चाहें तो वो अलग बात है, देखकर भी इग्नोर करें तो अलग बात है, तूफान देखकर कंबल ओढ़ने अलग बात है। सर देखिए ब्रजेश जी, ये तो एक बहुत वाइल्ड आरोप हो जाएगा। कोई भी परिवार का मुखिया ये नहीं चाहता, कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचता कि उसके परिवार के सदस्यों को तकलीफ हो। सर, पर ये भी नहीं कोई कर सकता सर कि ऑक्सीजन के लिए राशनिंग कर दें। सर ये भी कोई नहीं सोच सकता। सर देखिए, जो मैं आज ही हरीश जी, आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ताकतवर नेता हैं, आपके घर पे ऑक्सीजन आ जाएगा। वो गरीब की सोचिए जो 12 घंटे लाइन लगा के खड़ा होता है। विजय जी, मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, ये मैं जानता हूँ और आप भी उसको जानते हैं बखूबी।
मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये दिया गया था कि 1 लाख टन पर डे गैस ऑक्सीजन का उत्पादन इंडिया में है। लॉजिस्टिक की जरूर प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर साहब ने चर्चा की थी। सर सांस दीजिए, सर सांस दीजिए, लोगों को सांस चाहिए। आप कितना उत्पादन करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सांस अभी चाहिए सर। आप हवाई जहाज में ला दो या ट्रेन में ला दो या रास्ते से लाओ, मुझे अभी सांस दो। निरंतर सरकार उस पर काम जूही सिंह जी, डॉक्टर साहब ने बताया क्या ये सरकार की विफलता है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई? जूही सिंह जी, आपके पास 1 मिनट है। हरीश जी से कुछ सवाल है। मैडम मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। विजय जी, सरकार हैंडल करना नहीं चाहती थी, और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पहले अनाउंस हुआ था 1 साल पहले कि 162 ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे, उसमें से केवल 5 लगे, तो सरकार तब क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? सरकार ने विशेषज्ञों की टीम तो केंद्र सरकार ने भी बनाई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, उसकी कितनी बैठक हुई? और जब बार बार चेताया जा रहा था कि सेकेंड वेव आ रही है, तो सरकार अपना प्रचार जोरदार कर रही थी। हरीश जी को मैं दोष नहीं देती हूँ, हो सकता है इनको ये पता ना हो, लेकिन जो आपने कहा कि जो सड़क पे खड़ा है व्यक्ति, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसको दवा चाहिए, उसको बता रहे हैं जहाज से आ रही है, ट्रेन से आ रही है, ट्रक से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है उस गरीब। अरे भाई, किसी को 3 सेकंड के लिए नाक और मुंह बंद कर दो और उससे कह दो कि जहाज से आ रही है ऑक्सीजन, क्या हालत होगी उसकी? ब्रिजेश जी, रेफरल लेटर का आपने खुद जिक्र किया, ये किस तरह की तानाशाही? ओके, अनामिका जी गो अहेड, आप कुछ पूछना चाहती थी हरीश जी से? अनामिका जी गो अहेड। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी हरीश जी से कि इनको बिल्कुल ही मेरे कुछ सवाल हैं। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात अभी और खराब हो रहे हैं, यदि हम नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में और भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कुल मिला के मैं चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये आपदा में अवसर तलाशने का कार्य कर रहे हैं। 10,000 ऑक्सीजन के सेंटर, 500 बाईपैप मशीन, 50,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन मंगवाया जा रहा है और स्टार्टअप से संपर्क किया जा रहा है जो अमेजन इंडिया के द्वारा काम करेंगी। यह स्टार्टअप करने वाले कौन हैं? ऑक्सीजन के आयात का ठेका किसको मिला है, किस दर पे मिला है? यह सब अभी अंधेरे के गर्त में है, परंतु हकीकत यह है कि सरकार और उसके तंत्र की लापरवाही से जानबूझकर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न की गई है और सरकार के चहेते इससे लाभ कमाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना होना चाहिए, किसको ठेका मिले किसको ना मिले, ये गई बात भाड़ में। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बात कर रही हैं। सऊदी महाराष्ट्र की आपकी सरकार क्या कर रही थी? 80 टन ऑक्सीजन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी? छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही थी? पंजाब की आपकी सरकार क्या कर रही थी? अपने भी दामन में झांकिए। धन्यवाद। अपने भी दामन में आप झांकिए। शुक्रिया। आप राजनीतिक मंच मत बनाइए। अनामिका जी, आप राजनीतिक मंच मत बनाइए, अपने दामन में झांकिए। इतिहास सरकारों से पूछिए, जरा अपनी सरकारों से पूछिए, मोदी जी का नाम लिखा जाएगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी, आपके गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में बात करिए, छत्तीसगढ़ में बात करिए, पंजाब में बात करिए, नहीं पीड़ा नहीं बयान कर रही है। आप राजनीति को क्या सेक रही है? आप पीड़ा नहीं बयान कर रही है, आप राजनीति को क्या सेक रही है? क्यों नहीं? अगर आप पीड़ा बयान कर रही होती क्यों तो नहीं? सबसे पहले आप महाराष्ट्र सरकार कमेटी बना रही है, सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सूर्यकांत को लाया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। 1 सेकंड रुकिएगा डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपके पास सर 2 मिनट हैं। एक चर्चा चल रही है और आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, ये बात बेहतर बता पाएंगे। लोग बता रहे हैं कि तीसरा म्यूटेशन हो गया है जी, और वो ज़्यादा खतरनाक है और उसमें लक्षण बड़े भयानक हैं, जैसे उल्टी आना, कफ में ब्लड आ जाना, भारीपन है, तेज बुखार, गैस बनना, एसिडिटी ज़्यादा बनना, ये नए लक्षण हैं। ये तीसरा वाला कितना खतरनाक है वेरिएंट? देखिए, ऐसा है कि एक कहावत हुआ करती थी कि जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। ये ऋषियों के बीच में एक हमारी पुरानी कहावत है। आज कोरोना किस लक्षण से मैनिफेस्ट करेगा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग भी अंदाजा नहीं लगा पाए। आप प्रोटोकॉल बनाना बंद करिए, रादर जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उनको फाड़ के फेंक दीजिए, नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए।
आप जानिए कि अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी नया लक्षण आया है, सिर दर्द से लेके पैर दर्द, वो कोरोना हो सकता है। कोरोना आप सिर दर्द से प्रेजेंट कर रहा है, आंख में खुजली होके, केवल आंख में खुजली होके कोरोना प्रेजेंट कर रहा है, केवल नाक में जुकाम होके, गले में खराश होके कोरोना प्रेजेंट कर रहा है, केवल बॉडी एक के रूप में कोरोना प्रेजेंट कर रहा है, केवल थकान के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, डायरिया के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, उल्टी के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, खांसी, सांस और खांसी में ब्लड आ जाना, ये तो प्रेजेंटेशन है ही, कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी लक्षण नया आया, आप उसको समझिए ये कोरोना की दस्तक है, ये लक्षण नहीं है। अरे नहीं, इस मौसम में तो हमें 2-3 दिन का, डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, खराश है, नहीं, बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है लोगों का। आप ये जान के चलिए। और दूसरा मैंने कहा, फिर मैं याद दिला दूं कि एक परिवार में पॉजिटिव हुआ है, आप मान के चलिए कि सब पॉजिटिव हो चुके हैं, सबको स्टीम दीजिए, सबको आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस दीजिए और ऑक्सीजन की महत्ता को समझिए। आप आम आदमी जिंदगी में 3 हफ्ते जिंदा रह सकता है बिना भोजन के, 3 दिन जिंदा रह सकता है बिना पानी के, लेकिन बिना ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। आप सोचिए कि एक एक मिनट उस व्यक्ति के लिए कितना भारी है जो सांस के लिए छटपटा रहा है। सिर्फ 3 मिनट का मौका मिलता है, जीवन, ईश्वर उसको सिर्फ 3 मिनट का मौका देता है। तो सोचिए, इस स्थिति में मत जाने दीजिए। उस स्थिति से पहले ही अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट। इसीलिए मैं सब सीमाओं से नीचे उतर कर, और इसीलिए आप देखिए मैं पब्लिक को बता रहा हूं वो ट्रीटमेंट जो शायद बड़े एक्सपर्ट और बड़े डॉक्टर अपने यहाँ करते हों। और फिर बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, किसी भी जिले में किसी चिकित्सक में, भाई अगर डॉक्टर सूर्यकांत की एक्सपर्ट जरूरत है तो आपका शहर, आपका अस्पताल, आपकी ऑक्सीजन, आपका डॉक्टर, लेकिन इलाज डॉक्टर सूर्यकांत का चल सकता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और किसी को ना मिले तो आप ब्रजेश मिश्रा जी को कर दीजिए, मैं प्रोवाइड कराऊंगा ट्रीटमेंट। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, और डॉक्टर सूर्यकांत जी आपका विशेष तौर पर कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर इस कार्यक्रम में आते हैं। बहनों भाइयों, डरना जरूरी है, जो आपसे कहे निकलना जरूरी है। मान लीजिए कि वो आपका दुश्मन है और आपको प्रति वो आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद नहीं है। अपना ध्यान रखिए, डरिए, मास्क लगाइए, घर पे रहिए। नमस्कार।